रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर अलजबरा, उसमें अंदर आने वाले एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ जो होते हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, या तो कुछ एमसीक्यूज़ लिए जाएँ और उनको देखा जाए। सेकंड वन, हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम उनकी बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं और फिर किसी भी किस्म का एमसीक्यूज़ आए तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल यही हम यहाँ करने जा रहे हैं। मैं आपको तमाम की पॉइंट्स बताऊँगा। आपने एक बात याद रखनी है, इसके स्टेप्स यूँ होंगे जैसे आपने यहाँ पे, मैं तकरीबन आपको अगर 100 चीज़ें या 10 चीज़ें या 20 चीज़ें जो है ना एक लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ। अब ये है कि इन लेक्चर का आपको फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि कम वक्त में आपने ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। और ये नॉलेज जो है, अगर मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं, देन 10 में से आपने 8 अगर सीख लिए या 7 सीख लिए, 3 आपको नहीं समझ आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेस वीक हो गई या आप जो ही नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपके वो 3 भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे, अगले में से कुछ रह जाएगा। इस तरह आप पार्ट देखते जाएंगे। एटलीस्ट ये होगा कि आपका अगर 50 नंबर का पेपर है तो पेपर में आप लोगों में से 40 प्लस तो आप आराम से जा सकेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आज स्टूडेंट जो है वो हर बात को उस तरीके से पिक कर सके जल्दी से, क्योंकि उसने शायद वो चीज़ पहले पढ़ी नहीं होती। तो इसलिए यह है कि आपका आइडिया जो है उस हद तक आपने ये लेना है। सबसे पहला सवाल ये है कि लीनियर इक्वेशन इन लीनियर अलजबरा। कोर्स लीनियर अलजबरा होता क्या है। तो लीनियर अलजबरा वो कोर्स होता है जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन दी होती है। लीनियर इक्वेशन आपको पता होती है जैसे ax + by = 2, जिसमें x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो, यानी जितने भी वेरिएबल दिए होते हैं उनकी पावरें जहाँ 1 होती हैं उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। उन्हीं की जब हम स्टडी करते हैं तो वही चीज़ बन जाती है लीनियर अलजबरा। अब स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहला आपका सवाल है तो आप कहते हैं जैसे ax + b = 0 या ax + by + cz = समथिंग, कुछ भी रख लें। तो अब ये कि जब x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल की पावरें एक ही हों तो उसको हम कहते हैं लीनियर वेरिएबल। सबसे पहला सवाल आप नोट कीजिएगा, आपके पास पूछा जाए कि लीनियर अलजबरा क्या होता है, तो आपका जवाब है कि ऐसी जिसमें हम लीनियर इक्वेशन, जिस लीनियर इक्वेशन के अंदर मैट्रिक्स आता है, डिटर्मिनेंट आता है उनको हल करने के तरीक़ों में, और सम जो वेक्टर के रूल होते हैं जो कि आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस और इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब सेकंड वन ये है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। आप उसकी एक एग्जांपल आपको पता हो कि जिनमें x और y वगैरह की पावरें 1 ही हों, जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हों उनकी पावरें 1 हों। उसके बाद जो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल दिए होते हैं उनके साथ जो लिखी हुई कीमतें होती हैं उनको कोफिशिएंट कहा जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपका जवाब है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद बच्चों ये होती है कि एक से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशनें दी हों तो उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है एक जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या होता है, ये बड़ा खास पॉइंट होता है। सोल्यूशन या इसको रूट भी कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का या किसी एक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, वो जो वेरिएबल वहाँ पे होते हैं उनकी वो कीमतें जो हमने निकाली होती हैं, अगर वो कीमतें निकाल के आप लोग अगर पुट करें इसके अंदर जाके उन इक्वेशनों में, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो इसका मतलब है कि वो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। एक होता है सोल्यूशन और एक होता है सोल्यूशन सेट। आप याद रखें, जब वेरिएबल की तादाद एक से ज़्यादा हो तो जो सोल्यूशन निकलते हैं वो x का अलहदा निकलेगा, y का अलहदा निकलेगा, z का अलहदा, या जितने भी वेरिएबल हैं उनके डिफरेंट सोल्यूशन निकलेंगे। उन सोल्यूशन को हम तरतीब के साथ लिखते हैं, उसको हम सोल्यूशन सेट कहते हैं। तरतीब ये रखी जाती है स्टूडेंट के हमेशा, जो जैसे x कोफिशिएंट है उसको हमने पहले रख लिया, y कोफिशिएंट को बाद, z कोफिशिएंट उसके बाद, या इस तरह की कोई तरतीब में रखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बहुत खास पॉइंट होता है, आपको पता है इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन में। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये होता है कि आपको शायद सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हों, 2 अलग सवाल दिए हों, लेकिन आप उनको हल करें तो उनके आंसर सेम निकल आएँ। उनके आंसर वही निकल रहे हों जो एक सवाल के निकल रहे हैं जवाब, और दूसरे के भी वही निकल रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशनें जो है अपने आपस में इक्विवेलेंट हैं। मतलब ये कि इसका मतलब है कि इनके सोल्यूशन जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हमें इक्वेशनें बाज़ाहिर डिफरेंट लग रही थी लेकिन सोल्यूशन सेम निकल रहे हैं। उसके बाद है स्टूडेंट, आपने कुछ पॉइंट नोट किए होंगे, मैट्रिसेस क्या होते हैं, या तो आपको पता हो मैट्रिसेस में हम सबसे पहले, यानी कि मैट्रिसेस एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं। वो नंबर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो आप कहते हैं
कि ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली द कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये है कि बहुत सारे हम मैट्रिक्स में वो चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे जो 8th क्लास में आपको पढ़ाई जाती हैं, 9th में। हम यहाँ पे बात करेंगे वो पॉइंट्स जो आपके मिसिंग पॉइंट्स हैं। जैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर आपको नहीं पता तो आपको पता हो कि वो अब मैट्रिक्स जब बनाया जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, आपको पता है लीनियर इक्वेशनें दी होती हैं, उनसे देख के बनाया जाता है। तो उनसे जो हम बनाते हैं उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। यानी आपको पता होगा जब आप मैट्रिक लेवल पे वो एक आपको इक्वेशनें दी होती थी तो आप ए, एक्स और बी बनाते थे, तो वो जो ए बनाते थे उसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी आपको पता हो कि एक होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि व्हाइल अ मैट्रिक्स आल्सो इंक्लूड द कांस्टेंट एट द एंड ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी कि आप लोगों को ये पता होगा कि एक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं कोफिशिएंट वो भी एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख के दरमियान में एक खड़ी सी लाइन डाल देते हैं या डार्ट से डाल देते हैं, तो उसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का आ गया है द साइज ऑफ द मैट्रिक्स टेल हाउ मेनी कॉलम एंड रो इट हैज़। यानी कि हमें मैट्रिक्स का साइज़ हमें क्या बताता है कि इसके अंदर कितने रो या कितने कॉलम है। आपसे पूछा जाए साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, या फिर इसको दूसरे नंबर पे ये पूछा जाता होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दोनों तरफ से ये सवाल पूछा जा सकता है। आप वहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं साइज़ का क्या मतलब है या ऑर्डर का क्या मतलब है, दोनों के सेम मीनिंग होते हैं। कि यानी पहले नंबर पर नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम को लिखा जाता है, इसको कहते हैं साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे बहुत ख़ास बात है, यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपको पॉइंट पता होगा, देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपसे को पूछता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कितने होते हैं, क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कितने होते हैं। नंबर 1 पहला ऑपरेशन होता है रिप्लेसमेंट, दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरचेंज और तीसरा होता है स्केलिंग। अब आपको समझो, यानी कि आपसे को पूछता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कितने होते हैं, तो आपने कहा 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है रिप्लेसमेंट, नंबर 2 इंटरचेंज और नंबर 3 स्केलिंग। और सवाल पैदा होता है रिप्लेसमेंट क्या होता है। रिप्लेसमेंट ये होता है ऐड द वन रो आ मल्टीपल ऑफ अनदर। यानी कि एक रो को दूसरी रो के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वन रो आ मल्टीपल ऑफ अदर। तो वो जो दूसरी रो में उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। अक्सर हम 2 रोज़ को आपस में ऐड कर लेते हैं, उसको रिप्लेसमेंट कहा जाता है। और उसके बाद इंटरचेंज होता है, 2 रोज़ को हम ऊपर नीचे कर देते हैं, उसको इंटरचेंज कहते हैं। स्केलिंग का मतलब होता है कि ऑल एंट्रीज इन अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे हमें ये कहा गया है स्केलिंग क्या होता है, मल्टीप्लाइंग ऑल एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन अ रो बाय अ, किसी एक रो में बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने देखा कि हम 3 तरह की जो है रो ऑपरेशन करते हैं। नंबर 1 को रिप्लेसमेंट कहते हैं, नंबर 2 इंटरचेंज और नंबर 3 जो होता है वो स्केल होता है। उसके बाद है 2 मैट्रिक्स आर रो इक्विलेंट। 2 मैट्रिक्स जो होती हैं वो रो इक्विलेंट होती हैं अगर आप देखें कि इफ़ देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन दैट ट्रांसफर अ मैट्रिक्स इनटू अनदर। यानी कि आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, आपको उस क्वेश्चन में आपने 1-2 स्टेप किए, उसके ऊपर रो ऑपरेशन किए, तो वो सवाल आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर आपने रो ऑपरेशन लगा के उसको किसी और शक्ल में लिख दिया। अब जैसे आपको पता है जब आप सवाल को हल कर रहे होते हैं एचिलन फॉर्म या रिड्यूस एचिलन फॉर्म या उस तरह का वो नीचे ज़ीरो बना रहे होते हैं, तो 1-2 स्टेप को इधर उधर जब करते हैं आप, तो आपको बाद में लगता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो शुरू में लिया था और बाद वाला डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट नहीं होते, वो दोनों रो इक्विलेंट होते हैं। रो इक्विलेंट मीन कि उनके अंदर हमने रो ऑपरेशन करके चेंजिंग ले आए होते हैं, चेंजिंग के बाद वो हमें डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें फुल्ली सिंप्लीफाई करें तो दोनों के जवाब सेम आते हैं, तो इसलिए हम उसे रो इक्विलेंट कहते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एट द एंड जाके मैं इनके ऊपर फिर डिस्कस करूँगा ओवरऑल कि आपने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे है मैट्रिक्स टाइप्स। मैट्रिक्स टाइप में सबसे पहले लफ्ज़ होता है लीडिंग एंट्री। अब ये जो है इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है, पता नहीं लीडिंग एंट्री क्या होती है, क्या जो मैट्रिक्स लिखा होता है सबसे पहली वाली जो है वो लीडिंग एंट्री है या दूसरी वाली है। अगर पहली है, पहली रो में पहली है तो दूसरी में कौन सी होगी, तो लीडिंग एंट्री से क्या मुराद है, तो इसको आपको समझो कि लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज़ द लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन द रो। इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट
जो होती है लेफ़्ट नंबर पे जो 1 होता है उसको हम कहते हैं, यानी कि जो 1 या उससे नॉन ज़ीरो जो एंट्री होती है उसको कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है, जैसे आप जब रिड्यूस एचिलन फॉर्म बनाते हैं या एचिलन फॉर्म बनाते हैं तो आप फर्स्ट रो में से पहला जो कॉलम होता है, फर्स्ट रो में से जो पहला कॉलम होता है उसको आप लोग 1 बनाते हैं। फिर दूसरी रो में दूसरे वाले कॉलम में से जो एलिमेंट होता है उसको 1 बनाया जाता है, और तीसरी रो में तीसरे वाला जो एलिमेंट होता है कॉलम में होता है उसको 1 बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं बेसिकली, अब ये डायगोनल भी मैं इसलिए नहीं कह सकता, सम टाइम वो डायगोनल नहीं भी बनता होता, मैट्रिक्स की शेप बाज़ दफ़ा ऐसे भी आ जाती है, लेकिन आपके पास जो पहले नंबर पे नॉन ज़ीरो होता है, जैसे इसका मतलब ये हुआ पहली रो में पहला, दूसरी रो में दूसरा और तीसरी रो में जो तीसरा वाला एलिमेंट होता है वो लीडिंग एंट्रीज़ कहलाता है। और उसको लीडिंग एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पीछे वाली टर्म को हम ज़ीरो कर चुके होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे है आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज़ इन एचिलन फॉर्म एंड दस कॉल्ड एचिलन मैट्रिक्स। देखें एक और बहुत ख़ास बात, आपसे कहा जाता है एचिलन फॉर्म होती क्या है, तो पहली बात है यार चलें हमें ये कोई बता दे एचिलन फॉर्म क्या होती है। तो आप कहते हैं कि एचिलन फॉर्म ये होती है कि जो लीडिंग एंट्री होती है, लीडिंग एंट्री में अभी आपको समझा चुका हूँ, उसमें यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट जो होता है उनको हम लोग क्या बनाते हैं 1 और नीचे वाली टर्म्स को 0 कर देते हैं। खाली नीचे यानी डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाली टर्म को 0 कर देने के जो प्रोसेस आता है सारा उसको कहा जाता है एचिलन मैट्रिक्स, यानी कि वो एचिलन मैट्रिक्स आ जाता है जिसमें आपने डायगोनल एलिमेंट को 1 1 कर चुके थे। जबकि जो रेड्यूस एचिलन फॉर्म होती है स्टूडेंट, इसका आपको पता होगा, रेड्यूस एचिलन फॉर्म में डायगोनल एलिमेंट को 1 1 बना के ऊपर और नीचे हम 0 0 करते हैं तो उसको रेड्यूस एचिलन फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद है आपसे सवाल पूछा जाए पिवट पोजीशन क्या होती है, तो आप कहते हैं इन अ मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स दिया हो, इज a location in A the correspond to the leading one in the reduced echelon form of A। तो pivot position कौन सी होती है, आपसे सवाल पूछा क्या गया है, pivot position बताएं। तो आप क्या कहते हैं इन अ मैट्रिक्स A, कोई एक मैट्रिक्स है A, अब आप क्या करते हैं लोकेशन corresponding to a leading one, जो लीडिंग वन टर्म होती है रिड्यूस एचिलन फॉर्म में आप जब उसको लेके जाते हैं तो अब पॉइंट कॉलम, जो पॉइंट कॉलम होता है इज़ इन अ कॉलम ऑफ ए दैट कंटेन अ पीवट पोजीशन, तो वो उसकी पीवट पोजीशन। अब सोचने की बात है, हमने ऊपर बात की एक है पीवट पोजीशन और एक होती है हमने कहा कि लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री जो होती है वो वाला पहले एलिमेंट होता है जो नॉन ज़ीरो होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, पहली रो में पहला, दूसरी रो में दूसरा कॉलम में और तीसरी रो में तीसरे कॉलम वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, लीडिंग एंट्री आती है। और पीवट एलिमेंट पोजीशन भी उसी को कहा जाता है, पीवट पोजीशन भी उसी को कहा जाता है जिसको हम 1 बना रहे होते हैं। उसके बाद होता है एक पीवट पोजीशन है, एक पीवट कॉलम है। आप देखें जैसे पहली रो में जो पहला कॉलम हो गया पीवट हो गया, दूसरी रो में दूसरा कॉलम पीवट और तीसरी में तीसरा कॉलम जो है वो पीवट। अब स्टूडेंट आपके पास सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम तो चलें ये जानते हैं कि ये पीवट है, रिड्यूस एचिलन फॉर्म हमने पढ़ ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है वो है बेस वेरिएबल क्या होता है। आपको ये समझो कि आप कहते हैं वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द पीवट कॉलम इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द बेस वेरिएबल, यानी कि जो वहाँ पे नंबर वेरिएबल होता है करस्पॉन्डिंग टू द पीवट कॉलम, जो पीवल कॉलम के करस्पॉन्ड होता है इन अ मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं बेस वेरिएबल। और द अदर वेरिएबल आर कॉल्ड द फ्री वेरिएबल। आप ये समझ लें कि बेस वेरिएबल वो हुआ जो पीवट वाली जगह पे जो वेरिएबल आया होता है उसे बेस वेरिएबल, बाकियों को हम फ्री वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद जनरल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम गिव्स अ एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे आपको पता हो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में मैं मज़ीद आगे जाके बात करूँगा और एक्सप्लिसिट के बारे में भी बात करूँगा बाद में कहीं। तो इसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने ये पॉइंट होप सो नोट डाउन कर लिए होंगे, ये आपके 50 नंबर की तैयारी आप लोग करने जा रहे हैं और होप सो अगर आपने तमाम पॉइंट नोट किए तो आपको कहीं भी कोई मसला नहीं होगा। हमारे पास जो मैथमेटिकल मेथड की बुक होगी बीएससी लेवल पे, और इसके अलावा बीएस के कुछ स्टूडेंट डिफरेंट बुक्स स्टडी कर रहे होते हैं और मास्टर के जो स्टूडेंट होते हैं इस कोर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये तमाम कोर्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।